नमस्कार। उत्तर प्रदेश के आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य की सियासी धड़कनों को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये चुनाव केवल इन सीटों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनका असर पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी प्रदेश में अपना प्रचंड बहुमत के लिए जानी जाती थी, अब एक कठिन दौर से गुजर रही है और इस बार सत्ताधारी पार्टी के सामने न केवल बाहरी चुनौतियां हैं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी उसके भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव एक मौका है जब वो जनता के बीच अपनी पुरानी पहचान को वापस पा सकती है। अगर पूर्व के चुनाव हारने से अगर कुछ गलतियों पर समीक्षा और सीख हासिल की होगी तो परिणाम बदलेंगे। उपचुनाव की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कई विधायकों ने सांसद बनने के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये 10 विधानसभा सीटें खाली हो गई थी। करहल, मिल्कीपुर, कुदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर और सीसामऊ जैसे प्रमुख क्षेत्र में अब उपचुनाव होना तय है। इनमें से कई सीटों पर सपा का प्रभाव पहले से रहा है, जबकि कुछ पर बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों का वर्चस्व था। सबसे पहले करहल विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से सपा से तेज प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की संभावनाएं जताई गई हैं। तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के पोते हैं और उनका परिवार राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली रहा है। यादव परिवार की करहल सीट पर पकड़ मजबूत है और तेज प्रताप के नाम का चयन इस बात का संकेत है कि सपा इस सीट को अपने पास बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से अजीत कुमार को सपा का प्रत्याशी माना जा रहा है। अजीत कुमार फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और उनके पारिवारिक नाम का फायदा सपा को यहां से मिल सकता है। अंबेडकर नगर स्थित कटहरी विधानसभा से छाया वर्मा का नाम सामने आया है, जो वर्तमान सांसद लालजी वर्मा की बेटी है। लालजी वर्मा की राजनीतिक पकड़ इस क्षेत्र में काफी मजबूत रही है और छाया वर्मा का नाम उनकी इसी छवि के आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है। कुदरकी से पूर्व विधायक रिजवान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। रिजवान का पहले से ही राजनीतिक अनुभव और उनकी क्षेत्रीय पकड़ सपा के लिए इस सीट को सुरक्षित रखने में मददगार हो सकती है। मीरापुर से कादिर राणा का नाम सामने आया है, जो पूर्व विधायक रहे हैं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराया जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। खैर विधानसभा सीट से ओमपाल सिंह को सपा का प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, जो क्षेत्र में एक सम्मानित नाम माने जाते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, मझवा और फूलपुर सीटों पर सपा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन जारी है, लेकिन इन सीटों पर भी सपा रणनीतिक तरीके से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में दिख रही है। अब अगर बीजेपी की चुनौतियों की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को अपेक्षा से कम सीटें मिली। इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता भी मानी जा सकती है। बीजेपी की लगातार कोशिशों के बावजूद मोदी की छवि और जन समर्थन में यह चमक नहीं दिख रही है जो पहले थी। इस बार के चुनाव प्रचार में जनता से उनकी दूरी और राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष ने उनकी लोकप्रियता को गहरा आघात पहुंचाया है और इस गिरावट का असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पर भी पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जो पहले हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए थे, अब प्रदेश की जनता के बीच असंतोष का सामना कर रहे हैं। उनकी बुलडोजर नीति जो कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए मानी जाती थी, अब जनता के बीच निराशा और असंतोष का कारण बन रही है। अयोध्या में बुलडोजर से घरों को गिराए जाने की घटनाओं ने भी बीजेपी के प्रति और योगी आदित्यनाथ के प्रति नाराजगी को और बढ़ा दिया है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई पड़ा है। अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुई। इसका नुकसान अब विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, ये जानकारों का मानना है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने
चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने जैसा विवादास्पद बयान भी दिया था और इस बयान ने राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को लेकर गहरी चिंताएं पैदा की और पार्टी की छवि को धूमिल किया था। इसके अलावा बीजेपी को इस बार आरएसएस का भी पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरी बढ़ी थी वो अभी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी अध्यक्ष के उस बयान ने भी इस दरार को और गहरा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है और यह बयान संघ समर्थकों के बीच नाराजगी का कारण बना और इसका असर बीजेपी परंपरागत वोट बैंक पर पड़ा। बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सत्ता संघर्ष भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। मौर्य जो बीजेपी के नजरिए से राज्य की ओबीसी रणनीति के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं, योगी की नीतियों और फैसलों से लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस आंतरिक कलह का असर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर भी साफ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बीजेपी पर जातिगत आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति का आरोप भी लगा है और लगातार यह मामला सोशल मीडिया पर चल भी रहा है। दलितों और पिछड़े समुदायों के अधिकारियों को हाशियों पर रखने की बात ने पार्टी के खिलाफ जनता में असंतोष पैदा किया है। मायावती का बीजेपी के प्रति झुकाव और SC/ST वोट बैंक का सपा की ओर शिफ्ट होना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा राजनीतिक लाभ साबित हो रहा है और इसका फायदा सपा को न केवल लोकसभा चुनाव में मिला बल्कि अब उपचुनाव में भी मिलने की पूरी संभावना देखी जा रही है। बीजेपी की फर्जी मुठभेड़ों की राजनीति भी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई है। राज्य में हुई कई मुठभेड़ों ने जनता में आक्रोश पैदा किया है, खासकर दलितों और पिछड़े समुदायों के बीच। इन मुठभेड़ों को लेकर सरकार की आलोचना बढ़ी है और जनता में इसे लेकर नाराजगी भी है। कुल मिलाकर अगर देखिए तो इन उपचुनावों में सपा के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो बीजेपी की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने पक्ष में जनता को खड़ा कर सके। अखिलेश यादव की रणनीति, सूझबूझ और जातिगत समीकरणों को साधने की उनकी क्षमता इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है और दूसरी ओर बीजेपी के लिए यह चुनाव एक परीक्षा से कम भी नहीं है। अब देखना है कि पूर्व के हुए चुनावी हार से अखिलेश यादव ने कुछ सीख लेकर बदलाव की रणनीति बनाई है या फिर बीजेपी अंदर खाने किसी नए समीकरण को बिठाकर इन सीटों पर कब्जा पाती है। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। उपचुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो की कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।